हेलो बच्चों, तो मेडिकेशन एरर का एक लास्ट टॉपिक बचा हुआ है। मेडिकेशन एरर का एक लास्ट टॉपिक बचा है ड्रग इंटरेक्शन, है ना। तो ड्रग इंटरेक्शन भाई, जैसे दो लोग एक घर में रहते हैं, है ना, सिंपल सी चीज है। दो लोग एक घर में रहते हैं, अगर दोनों की बनती है एक दूसरे से तो बहुत अच्छा है, यूनिटी के साथ काम करेंगे और वो काम काफी अच्छा कर सकते हैं। वहीं अगर हम उल्टा देखें, है ना, कि दो लोग एक घर में रह रहे हैं, उन दोनों की एक दूसरे से नहीं बनती है, एक किसी काम को करने जाता है, दूसरा उसकी टांग खींच रहा है, दोनों, है ना, हो सकता ही नहीं हो सकता। ठीक उसी तरीके से यहां पे ड्रग के इंटरेक्शन की बात की जा रही है। भाई ड्रग बाहर रखी है, ड्रग, हमको किसी तरह की बीमारी हुई, कोई भी पेशेंट है, किसी को कोई समस्या, अब ड्रग को आप खा रहे हो, तो एक केस तो ये बनता है कि ड्रग आपने खाई तो अगर एक से ज्यादा दवा खा लिए तो उसमें कहीं ऐसी दवा ना हो जो एक के असर को न्यूट्रलाइज कर रही हो। भाई हमने दो खाई, एक करेगी बुखार उतारेगी, दूसरा टेम्परेचर को बढ़ाएगी, तो फिर दोनों में कंफ्यूजन होगा ना। दूसरा केस ये बनता है कि दोनों एक ही डायरेक्शन में काम कर रही हो तो वो काम कुछ ज्यादा ही हो जाए। जैसे भाई कोई हमने शुगर को कम करने की दवा खाई, एंटी डायबिटिक दवा खाई, और जो दूसरी दवा है वो कोई और काम कर रही है, लेकिन शुगर लेवल वो भी इनडायरेक्टली कम कर रही है, तो क्या होगा, हाइपोग्लाइसीमिया हो जाएगा, पेशेंट को तो शॉक लग जाएगा, ब्रेन हेमरेज हो जाएगा। तो ड्रग इंटरेक्शन एक बहुत बड़ा केस बनता है। दूसरी एक केस ये भी बनता है कि पेशेंट की एज क्या है, पेशेंट के जेनेटिक कोड्स क्या हैं, मेल है, फीमेल है, बच्चा है, बूढ़ा है, क्योंकि हर किसी का मेटाबॉलिज्म और हर किसी में हार्मोन का लेवल अलग अलग होता है। तो ये बहुत सारे ऐसे फैक्टर हैं जो ड्रग आपके शरीर में किस तरीके से काम करेगी या आपका शरीर ड्रग के साथ कैसा रिस्पॉन्स करेगा, ये सब कुछ इन्हीं चीजों पे निर्भर करता है, राइट। तो आज हम लोग इसी के बारे में देखने वाले हैं, तो शुरू करते हैं भाई। पहले देखो, हमने हिंदी में स्लाइड बनाई है, उसको पहले देख लो, फिर हम उसका इंग्लिश वर्जन भी दिखा देंगे। ठीक, बहुत सारे बच्चे हैं यूपी एमपी बिहार के जिनको इंग्लिश नहीं समझ में आती, तो लास्ट में बोले सर जी कुछ तो, है ना, तो वही कुछ है ये। तो ड्रग इंटरेक्शन में अन्य पदार्थों के साथ साथ दवा का संयोजन शामिल होता है। भाई कोई भी ड्रग बनाते हो आप, किसी भी तरह की कोई ड्रग, तो इसमें क्या है, ड्रग रहेगी क्या, एपीआई, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट, लेकिन इसके साथ साथ इसमें क्या रहता है, एक्सीपिएंट भी रहते हैं। क्या रहते हैं, एक्सीपिएंट्स रहते हैं ना। तो बहुत सारी चीजें हैं दवा में। दवा अगर आप देखो कि ये कोई टैबलेट है तो इसमें दवा की मात्रा तो सिर्फ इतनी है, बीच में जितना सर्किल किया दवा की मात्रा सिर्फ इतनी है, बाकी जितना कुछ है वो सिर्फ सब का सब एक्सीपिएंट है। लेकिन इससे ये बिल्कुल मत समझना कि दवा बीच में रहती है। इसके किसी भी पार्ट को कितना भी छोटा छोटा आप काट लो, किसी भी पार्ट को अलग निकालोगे तो अलग अलग सभी में अगर मेजरमेंट करोगे तो दवा की मात्रा सब में सेम मिलेगी, सब में साफ मिलती है। इसलिए कहते हैं दवा को कभी बेयर हैंड से, मतलब खाली हाथ से नहीं छूना चाहिए, क्योंकि जो सरफेस पे दवा है वो आपके हाथ में भी जा सकती है, तो उसकी पोटेंसी कम हो सकती है। भाई पावर कम जाएगा ना, उतना आपके हाथ में लग गया, कहीं जमीन में गिर गई दवा, कुछ उसके टुकड़े कट हो गए तो पूरी पूरी डोज बॉडी के अंदर नहीं जाती है, अपना असर नहीं दिखा पाती है। ठीक है, जो बॉडी में ड्रग के प्रभाव को बदलता है, मीन्स इसमें क्या है, दवा क्या है, दवा आपका एपीआई हो गया, और अन्य दवा के जो संयोजक होते हैं वो क्या है, एक्सीपिएंट हो गए। ठीक, जो दवा किस तरह से एक्शन करेगी बॉडी में काफी हद तक इन पे निर्भर करता है। उम्मीद से बहुत ज्यादा या कम हो सकता है दवा का असर, इससे अनएक्सपेक्टेड साइड इफेक्ट भी आने लगते हैं। भाई अगर असर कम या ज्यादा हुआ तो दोनों केस में साइड इफेक्ट आएंगे। अब वो साइड इफेक्ट अच्छे हैं या खराब, ये तो बात की बात है। ड्रग इंटरेक्शन के प्रकार क्या है, मुख्यतः 3 प्रकार के बेसिकली। एक तो ड्रग का ड्रग से इंटरेक्शन, एक दवा को हमने दूसरी दवा के साथ दिया, अब या तो ये दवाएं एक डायरेक्शन में काम कर रही होंगी, एक दूसरे के एक्शन को बढ़ाएंगी, तब तो ठीक,
है ना, लेकिन वहां पे भी ज्यादा बढ़ा दिया तो दिक्कत है। एक पता लगा इस डायरेक्शन में जा रही है, एक इस डायरेक्शन में, तो काम ही नहीं करने देगी। ठीक, तो ड्रग का ड्रग से इंटरेक्शन। दूसरा, आपने दवा के साथ कौन सी ड्रिंक ली है। जैसे कई बार डॉक्टर बोलते हैं इस दवा को खाली पेट खाना, मतलब उस दवा को खाने से हो सकता है कि खाने के साथ किसी तरह का इंटरेक्शन होता हो तो दवा अपना असर नहीं दिखा पाती, बराबर। तो ड्रग का फूड के साथ किस तरह का इंटरेक्शन है इसके बारे में बात करेंगे। ड्रग का हेल्थ की कंडीशन में, हेल्थ की कंडीशन में आदमी मेल है, फीमेल है, बच्चा है, बूढ़ा है, जवान है, किस कंडीशन में। भाई जैसे देखो बचपन में आप लोग ढेर सारा कुछ भी खा लेते थे, सब डाइजेस्ट हो जाता था। थोड़ा और बड़े हुए और बढ़िया डाइजेशन हो गया, लेकिन जैसे जैसे उम्र घटती जाती है, अपने घर में मम्मी पापा लोगों को देखो, थोड़ा भी अगर ऊपर नीचे हो जाता है तो बीमार होने लगते हैं, है ना, हेल्थ खराब होने लगती है। क्यों? क्योंकि बॉडी का जो मेटाबॉलिज्म होता है वो धीरे धीरे करके कमजोर हो जाता है। शरीर में जो शक्ति आपकी जवानी की एज में रहती, हर उम्र में उतनी क्षमता नहीं रहती है आपकी, वो धीरे धीरे करके डिक्रीजिंग ऑर्डर में जाने लगती है। तो ये चीजें भी बहुत फर्क पड़ती हैं। जवानी में कितनी दवाई खा लो, कितना भी कुछ भी खा लो, सब हजम हो जाता है। बुढ़ापे में किसी बूढ़े आदमी को खिला दो तो उसको दिक्कत होगी, राइट। ड्रग का ड्रग के साथ अगर इंटरेक्शन की बात की जाए तो ड्रग का ड्रग के साथ इंटरेक्शन दो तरह से होता है। जैसे अगर आप क्या कर रहे हो, उदाहरण के लिए अगर आप अच्छी नींद के लिए एक दवा का उपयोग कर रहे हो, ऐसी दवा का जो आपको नींद दिलाए, ठीक है, और साथ ही एक एलर्जी के लिए दूसरी दवा, एक एंटी एलर्जिक ले लिया, एक स्लीपिंग पिल्स ले लिया, ठीक, या मिक्सिंग आपको रिएक्शन स्लो कर देगी और कार ड्राइविंग या मशीन को ऑपरेट करना मुश्किल बना देगी। इस कंडीशन में क्या होगा भाई, जैसे कहते हैं कि एलर्जी की कोई भी दवा, जैसे सबसे सस्ती दवा होती है सिट्राजिन की, कहते हैं मॉर्निंग में नहीं लेनी चाहिए। क्यों? क्योंकि धीरे धीरे करके इसमें क्या है, थोड़ा बहुत सेडेटिव भी असर होता है, जिसकी वजह से आपका सिस्टम स्लो पड़ जाता है और कोई भी बारीक काम आप करने जाते हो तो वहां रिस्क हो सकता है, ठीक है। तो कार ड्राइविंग वगैरह नहीं करनी चाहिए। नॉन प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स, बहुत सारे लोग कहते हैं कि जो ओवर द काउंटर ओटीसी मेडिकेशन होती हैं, हर्ब्स होते हैं, विटामिन्स होते हैं, है ना, और भी अलग अलग सप्लीमेंट होते हैं जो किसी के साथ भी ले लिए जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हर किसी दवा का एक दूसरे के साथ, इसीलिए भाई हर कोई डॉक्टर, हर कोई फार्मासिस्ट क्यों नहीं बन जाता। दवा के नाम तो सब जान लोगे, लेकिन एक दवा का दूसरी दवा के साथ इंटरेक्शन क्या है। लोग घर पे कई बार होता है, छोटी मोटी बीमारी में घर में ट्राई करते हैं कि चलो हम दवा दे देते हैं, ठीक, वहां गड़बड़ क्या हो जाता है, गड़बड़ हो जाता है कि आपको सब कुछ तो पता है लेकिन ड्रग का ड्रग के साथ इंटरेक्शन नहीं पता है, इसीलिए पेशेंट ठीक होने की जगह कई बार बहुत मेजर ट्रेजेडी हो जाती है। ओके, फिर ड्रग का फूड के साथ इंटरेक्शन, भाई आप कुछ फूड खा रहे हो, जैसे आप एंटासिड वगैरह खाते हो, कहते खाली पेट लेना चाहिए, कोई गैस की दवा खाते हो, कहते खाली पेट लेना चाहिए, क्योंकि फूड के साथ क्या है, उसका इंटरेक्शन उल्टी तरीके। जैसे उदाहरण के लिए कुछ दवाओं के साथ अल्कोहल लेने से आपको थकान और सुस्ती, कुछ लोग दारू पी रहे हैं उसके साथ ले लिया तो थकान और सुस्ती का एहसास होने लगता है, तो नहीं लेना चाहिए। हेल्थ कंडीशन पे, हेल्थ कंडीशन में हमने बताया ना, किसी को डायबिटीज की समस्या है, किसी को नेचुरल कंजेशन है, नेजल कंजेशन है, किसी की उम्र ज़्यादा हो गई है, तो बेसिक मेटाबॉलिक रेट उसका गड़बड़ हो गया है, तो ये सारी चीज़ें ध्यान में रखते हुए पेशेंट को दवा देनी चाहिए। कि किसी को भाई कहते हैं ना, किसी को ज़्यादा हार्ड चाहिए, किसी को कम। ड्रग इंटरेक्शन के लिए जिम्मेदार और कुछ फैक्टर जैसे जेनेटिक्स, जीन्स, हमारे जीन्स का जो अरेंजमेंट होता है ड्रग के मेटाबॉलिज्म में बहुत, वजन, वेट जिसका ज़्यादा होता है उसको दवाओं का असर कम हो जाता है। कुछ दवाओं का डोज व्यक्ति के वजन के अनुसार तय किया जाता है। आप देखते होंगे कि बच्चों को एडल्ट डोज तो यूजुअली दे दी जाती है, बच्चों को जब लेके जाओ हॉस्पिटल में तो सबसे पहले उसका वजन कराते हैं, उसके वजन के हिसाब से। लेकिन अगर आप स्टैंडर्ड हो तो चलो ठीक है, एवरेज दवा दे दी, लेकिन वजन बहुत ज़्यादा कम या बहुत ज़्यादा हो गया अगर, तो फिर क्या, दवा का डिस्ट्रीब्यूशन एरिया बढ़ जाता है। जितना मोटा आदमी उतना ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूशन एरिया, है ना, तो वजन पे बहुत फर्क पड़ता है। उम्र की बात वही है जो हम बता रहे थे आपसे, क्या
कि प्रति कैसे भाई बॉडी किस तरीके से रिस्पॉन्ड करती है किसी भी दवा को लेके। अगर उम्र ठीक है बढ़िया रिस्पॉन्ड करेगी, उम्र गड़बड़ है तो रिस्पॉन्स भी गड़बड़ हो जाएगा। जेंडर की बात करते मेल और फीमेल की, कई बार बहुत सारी ऐसी दवाएं हैं, जैसे जॉल्पिडेम की बात की जाए, महिलाओं और पुरुषों के कंपैरिजन में महिलाओं को इसकी आधी डोज रिकमेंड की जाती है। जॉल्पिडेम की आधी डोज रिकमेंड की जाती है। कुछ हार्मोनल इस तरह का सिस्टम होता है कि महिलाओं में इसका, अगर मॉर्निंग की बात की जाए तो इसका जो जॉल्पिडेम है इसकी काफ़ी क्वांटिटी उनकी बॉडी में रह जाती है, हाई लेवल उनकी बॉडी में रह जाता, बहुत स्लो मेटाबोलाइज होती है, जिसकी वजह से दिन में भी उनको दिक्कत होती है। जैसे अगर ड्राइविंग करती हैं, डेली रूटीन के कुछ बारीक काम वाले एक्टिविटी हैं वो करने में भी दिक्कत होती है। इसलिए फीमेल्स को स्लीपिंग पिल्स बहुत सोच समझ के और रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर से बात करके ही लेनी चाहिए। लाइफ स्टाइल तो एक ऐसी चीज है जिसका हर तरह से फर्क पड़ता है, चाहे कोई बीमारी हो और चाहे कोई दवा हो। डोज का भी बहुत फर्क पड़ता है, आप किस हिसाब से डोज ले रहे हो। डोज का मतलब दवा की निश्चित मात्रा समय के लिए रिकमेंड की गई है। जैसे 1-2 दिन में 1 या 2 बार, अब पता लगा 1 या 2 बार रिकमेंड की गई, तुम 4-4 बार ले रहे हो तो दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, अब चलो भाई हिंदी वर्जन बहुत हो गया, मैं भी थक गया, आई होप तुम लोग भी थक गए होगे हिंदी सुनते सुनते, है ना। अब आते हैं अपने असली वर्जन पे। ड्रग इंटरेक्शन, रियल क्लास अब चालू होगी। ठीक, इंटरेक्शन का मतलब होता है सेट टू अकर व्हेन द इफेक्ट ऑफ वन ड्रग आर अल्टर्ड बाय द को एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ अनदर ड्रग। एक ड्रग को हमने दिया तो ये एक्शन कर रही है, लेकिन अगर हम साथ में दूसरी ड्रग देते हैं, साथ में ही दूसरी ड्रग दिए और इस ड्रग ने इस ड्रग के प्रभाव को, इन्होंने आपस में एक दूसरे के प्रभाव पे असर डाला, उसी को बोलते हैं ड्रग का इंटरेक्शन। मतलब दोनों मिल गए तो दोनों या तो काम को बढ़ा देंगे या काम को घटा देंगे, तो जो काम भी ये करेंगे उसी को हम ड्रग इंटरेक्शन का नाम देते हैं। अच्छा करते खराब करते तो बाद में देखेंगे। अनदर ड्रग्स में आपकी हर्बल मेडिसिन हो सकती हैं, फूड हो सकता है, कोई भी ड्रिंक हो सकता है, बहुत सारे इन्वायरमेंट के केमिकल एजेंट हो सकते हैं। इन्वायरमेंट में भी तो टॉक्सिसिटी है, पॉल्यूशन है, हैवी मेटल्स हैं, हमेशा कई बार वो चिलेट बना लेते हैं, कॉम्प्लेक्स बना लेते हैं। ठीक, डेफिनेशन की बात करें तो अल्टरेशन ऑफ द इफेक्ट वन ड्रग बाई प्रियर और कॉन्करेंट एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ अनदर ड्रग। एक ड्रग आपने दी, कौन सी, ए, अब ए के साथ हमने बी दवा ले ली या उसके पहले भी ले ली, जो भी लिया, अल्टीमेटली हमारी बॉडी में जब गए और डाइजेस्ट हुआ, एब्जॉर्ब हुए, तो इन्होंने एक दूसरे के असर को क्या किया, कम या ज्यादा किया। क्या कर सकते हैं, इंक्रीज द इफिकेसी। जब एक दूसरे के काम को बढ़ाएंगे, भाई कोई काम, ये दो दवा हम ले रहे हैं, ये भी किसी काम को बढ़ा रही है, ये भी बढ़ा रही है। ठीक, तो इसको हम बोलते हैं सिनर्जिस्टिक इफेक्ट। कौन सा इफेक्ट बोलते हैं, सिनर्जिस्टिक इफेक्ट बोलते हैं। ठीक, फार्माकोलॉजिकल एक्शन शोस द टॉक्सिसिटी, डिक्रीज इफिकेसी, नॉट शोइंग एनी थेरेपेटिक एक्टिविटी। ठीक, ये क्या है, एक तरह से क्या करेंगे भाई, हमको इस डोज की जरूरत थी, इस डोज की, साथ में दूसरी दवा ले ली हमने, उसने क्या किया भाई, थेरेपेटिक इंडेक्स है इस तरीके से। ठीक, ये हमारा इंडेक्स है, मान लिया ये हमारा इंडेक्स है। अब दवा यहां होनी चाहिए, दवा यहां पहुंच जा रही है, तो ये क्या है, ये है हमारा टॉक्सिक लेवल। क्या है, टॉक्सिक लेवल। तो जहां पे भाई आपको मान लिया 650 mg की दवा खानी है, आप 1200 mg की दवा खा रहे हो, तो बुखार उतारने की जगह वो टेम्परेचर को बिलो कर देगी, मीन्स जो उसका रियल फार्माकोलॉजिकल एक्शन है, मीन्स किसी भी तरह का कोई थेरेपेटिक एक्टिविटी शो नहीं करेगा, क्योंकि थेरेपेटिक लेवल से ये ऊपर जाके टॉक्सिक लेवल चला गया। मीन्स वो क्या कर देगा, क्या हो रहा है, टॉक्सिसिटी पैदा कर देगा। ठीक है, दूसरा केस वही आता है कि समटाइम्स इंटरेक्शन में भी बेनिफिशियल, कई बार जो इंटरेक्शन होता है वो बेनिफिशियल होता है। इट अलाउ द रिडक्शन इन डोज, डिक्रीज बाय इनहेंस इफिकेसी विदाउट इंक्रीज टॉक्सिसिटी। कई बार दो दवाएं जब दी जाती हैं तो पेशेंट के लिए बेनिफिशियल होता है, वो टॉक्सिसिटी लेवल पे नहीं पहुंच पाती, लेकिन थेरेपेटिक लेवल पे पहुंचने में जल्दी हो जाती है, आसानी हो जाती, दवा के असर को बढ़ा देती है।
मीन्स ये टॉक्सिक लेवल तक नहीं पहुंचती। तो दोनों तरीके से एक बार क्या करते हैं, टॉक्सिक लेवल पहुंच गया तो वहां नुकसान हो गया, ठीक। दूसरे केस में वो एक दूसरे के एक्शन को घटाती लेकिन थेरेपेटिक लेवल पे ही रखती है। तीसरी चीज ये भी है, एक ऊपर की तरफ को खींचेगी दवा, एक नीचे की तरफ को खींचेगी, अल्टीमेटली कोई रिजल्ट भी हमको नहीं मिलेगा। टाइप ऑफ इंटरेक्शन की बात करें तो ड्रग फूड इंटरेक्शन और ड्रग का ड्रग के साथ इंटरेक्शन। एक्सक्यूज मी, देखो ड्रग का ड्रग के साथ इंटरेक्शन, ड्रग का ड्रग के साथ इंटरेक्शन क्वेश्चन मार्क, क्या होगा पता नहीं। ड्रग का फूड के साथ इंटरेक्शन क्या होगा, क्वेश्चन मार्क, पता नहीं, ठीक। यहां पे देखो कोई ड्रग है, आपने उसको किसी ड्रिंक या फूड के साथ लिया तो पॉसिबिलिटीज क्या क्या हो सकती हैं। एक तो हो सकता है उसके एक्शन को घटा दे, दवा के एक्शन को वो फूड घटा देता है। दूसरा एक्शन को बढ़ा सकता है। तीसरा केस ये कि जो थेरेपेटिक इफेक्ट वो ना होके कुछ एडवर्स इफेक्ट शो करने लगे इस फूड की वजह से। भाई फूड में भी तो बहुत सारे बायोकेमिकल्स होते हैं, फूड भी ड्रग के मेटाबॉलिज्म को अल्टर कर सकता है, चेंज कर सकता है। तो जब भी कभी कोई ड्रग फूड के साथ ली जाती है तो पॉसिबिलिटीज होती है या तो उसके एक्शन को घटा देगा, या तो उसके एक्शन को बढ़ा देगा, या कोई ना कोई दूसरा साइड इफेक्ट डेवलप कर देगा, ठीक है। अब अगर ड्रग को ड्रग के साथ इंटरेक्शन लिया गया, एक ड्रग ली गई फिर दूसरी ड्रग, तो पॉसिबल यहां पे भी पॉसिबिलिटीज वही, एक ड्रग या तो दूसरे ड्रग के एक्शन को घटा देगी, या फिर एक ड्रग दूसरे ड्रग के एक्शन को बढ़ा देगी, या फिर एडवर्स इफेक्ट। इसी तरीके से लेआउट बना के समझा देना, पूरे नंबर मिलते। ड्रग इंटरेक्शन में कोई बहुत ज्यादा नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। तो अब बात करते हैं काहे की, सबसे पहले बात करें हम फूड के फूड से इंटरेक्शन की। फूड से फूड इंटरेक्शन, ड्रग फूड इंटरेक्शन हैपेंस व्हेन द फूड यू ईट अफेक्ट द इंग्रेडिएंट ऑफ द मेडिसिन। Food you eat affect the ingredient of the medicine you are taking, so the medicine cannot work way it should. Means जब किसी दवा को किसी फूड के साथ आप लेते हो और वो दवा जिस तरीके से काम करनी चाहिए उस तरीके से काम नहीं कर पा रही, मीन्स किसी इंसान को यहां से यहां तक जाना है, ठीक। यूजुअली वो क्या कर रहा था, ऐसे जा रहा था। अब हुआ क्या, यहां पे इस एरिया में कंस्ट्रक्शन शुरू हो गया। आजकल चलता रहता है कंस्ट्रक्शन, ठीक। तो जब कंस्ट्रक्शन चलता रहता तो अब ये आदमी ऐसे यहां नहीं जा सकता, ये हर्डल्स हो गए। अब ये हर्डल उसको पार करके जाना पड़ेगा। तो जब पार करके जाएगा तो यहां तक उसकी एनर्जी, जो ताकत है, वो बहुत कम हो जाएगी। तो जब ताकत कम हो जाएगी तो यहां पे आने के बाद वो सही तरीके से जैसे काम करना चाहिए उस तरीके से काम नहीं कर पाता। वही हिसाब किताब यहाँ पे है कि अगर किसी ड्रग को आप फूड के साथ लेते हो तो जिस तरीके से उसको बॉडी के साथ वर्क करना चाहिए उस तरीके से वर्क नहीं कर पाता, क्योंकि फूड जो है उसके वर्क को अफेक्ट कर रहा है, ठीक। मींस फूड क्या हुआ, फूड ये वो हर्डल हो गया। Some minor changes in when or what you eat, drink may be necessary when taking certain drugs. Food may affect द, भाई ड्रग के एब्जॉर्प्शन को, ड्रग के डिस्ट्रीब्यूशन को, है ना, अफेक्ट कर सकते हैं। ड्रग में भी कि ड्रग का डाइल्यूशन हो जाए। भाई ड्रिंक हमने कोई ली, वो डाइल्यूट ज्यादा हो गई, भाई पानी में भाई शरबत बना रहे हो, एक गिलास में मान लिया 2 चम्मच शरबत बननी है, ठीक। किसी ने क्या किया, एक गिलास में 2 चम्मच शरबत डाल, तुमने क्या किया, 2 गिलास में 2 चम्मच खाली डाली, या शरबत जो बना तो उसमें 1 गिलास पानी और मिला दिया, तो क्या उतना मीठा शरबत होगा, नहीं होगा। मतलब ड्रग का डाइल्यूशन हो गया, ठीक। ड्रग के एब्जॉर्प्शन में फर्क पड़ जाएगा, कॉम्प्लेक्सेशन ऑफ ड्रग हो सकता है, मींस किसी के साथ मिल के ड्रग अपना कॉम्प्लेक्स बना सकता है। अगर ये ड्रग कॉम्प्लेक्स बना ली तो ये हो गई बाउंड। अब जो बाउंड ड्रग हो गई ये रिसेप्टर के साथ बाइंड नहीं हो पाएगी, इसने तो पहले ही बाइंडिंग कर ली, अब ये रिसेप्टर से बाइंड नहीं होगी, और जब रिसेप्टर से बाइंड नहीं होगी तो अपना थेरेपेटिक इफेक्ट नहीं दिखा पाएगी। असर हुआ इंटरेक्शन का कि नहीं हुआ। अल्टरेशन ऑफ गैस्ट्रिक एम्पटिंग, कई बार दवाओं से गैस्ट्रिक एम्पटिंग अल्टर हो जाती है, मींस किसी को कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, किसी को डायरिया हो जाता है,
कोई पेरिस्टैल्टिक मूवमेंट को रोक देता है, कोई पेरिस्टैल्टिक मूवमेंट को बढ़ा देता है। ड्रग इंटरेक्शन के तो साइड इफेक्ट है। जैसे बेंजोडाइजेपिन को अगर हम ग्रेप फ्रूट के साथ ले, मतलब अंगूर के साथ ले, चाहे अंगूर के जूस के साथ बेंजोडाइजेपिन्स को, यूजुअली ये क्या करते हैं, इनहिबिट द एंजाइम इन्वॉल्व द ड्रग मेटाबॉलिज्म। तो जो बॉडी के अंदर ड्रग मेटाबॉलिज्म, जो इसको मेटाबोलाइज करने वाले एंजाइम्स हमारी बॉडी में है, ये ग्रेप फ्रूट उन एंजाइम्स को इनहिबिट कर देता है। ग्रेप फ्रूट उन एंजाइम को इनहिबिट कर देता है, मींस उसका मेटाबॉलिज्म डिले हो जाता है। ठीक। दूसरा, अगर हम डिजॉक्सिन को ओट मिल के साथ लें, है ना, तो क्या होता है, इसका एब्जॉर्प्शन घटा देता है। ओट मिल क्या करता है, क्या हो रहा है यार, ओट मिल क्या करता है, डिजॉक्सिन के एब्जॉर्प्शन को घटा देता है। अगर हम एस्प्रिन को दूध के साथ लें तो पेट आपका, स्टमक अपसेट हो जाता है, किसी को कॉन्स्टिपेशन, किसी को डायरिया हो जाता है। ठीक। अगर एसिटामिनोफेन को अगर आप दारू के साथ लेते हो, अल्कोहल के साथ लेते हो, तो लीवर डैमेज हो सकता है। फैटी लीवर तो हो ही जाएगा, और भी बहुत सारी चीजें हैं जो हो सकती हैं। माओ इनहिबिटर, मोनो अमीन ऑक्सीडेज इनहिबिटर्स को अगर आप फूड के साथ लेते हो तो आपको हेडक होने लगेगा। टेट्रासाइक्लिन को आप कैल्शियम फूड के साथ, जैसे दूध के साथ लेते हो, तो टेट्रासाइक्लिन कैल्शियम के साथ कॉम्प्लेक्स बना लेगा। ठीक है, जिसकी वजह से टेट्रासाइक्लिन का जो एब्जॉर्प्शन है वो कम हो जाता है। इसीलिए कहते हैं टेट्रासाइक्लिन को दूध के साथ नहीं लेना चाहिए, क्योंकि दूध में कैल्शियम होता है और ये कॉम्प्लेक्स बना लेता है टेट्रासाइक्लिन के साथ। ठीक। वारफेरिन को विटामिन के साथ नहीं लेना चाहिए, अदरवाइज ड्रग का जो एक्शन है वो घट जाता है। सेलेकॉक्सिब को भी दूध के साथ नहीं लेना चाहिए, स्टमक अपसेट हो जाता है। कैफीन को फूड के साथ नहीं लेना चाहिए, अदरवाइज रैपिड हार्ट बीट बढ़ जाती है। ठीक। तो ये कुछ ड्रग इंटरेक्शन के एग्जाम्पल से फूड के साथ। सारे याद रखने जरूरी बिल्कुल भी नहीं है, 2-3 याद रख लेना, इंडिविजुअल पूछा नहीं जाएगा तुमसे। ठीक। 2-3-4 जितने आसानी से याद हो जाएं। अरे भाई, चाय वाला याद कर लेना, है ना, ये एंटीकोगुलेंट याद कर सकते हो। टेट्रासाइक्लिन बचपन से पढ़ के आ रहे हैं, टेट्रासाइक्लिन को हम दूध के साथ नहीं लेते। ये एस्प्रिन जो खाते हो, एस्प्रिन ले सकते हो तुम, बेंजोडाइजेपिन्स को ग्रेप फ्रूट के साथ ले सकते हो। ठीक। मतलब ये एक्शन बता सकते हो, आसानी से याद कर सकते हो किस तरह का है। फिर बात करते हैं ड्रग से ड्रग का इंटरेक्शन। ये अभी हम क्या देख रहे थे, ड्रग से फूड का इंटरेक्शन। अब एक दवा दूसरी दवा के साथ क्या एक्शन करेगी। ठीक। ड्रग से ड्रग इंटरेक्शन, वे 2 या 2 से ज्यादा ड्रग एक साथ ली जाती हैं तो ये क्या करती है, एक्सपीरियंस अनएक्सपेक्टेड साइड इफेक्ट। अनएक्सपेक्टेड साइड इफेक्ट, है ना। एग्जांपल में मिक्सिंग ऑफ ड्रग यू टेक टू हेल्प यू स्लीप। मिक्सिंग ऑफ ड्रग जो सिडेटिव एक्शन, ड्रग यू टेक फॉर एलर्जिक एंटीहिस्टामिनिक कैन स्लो योर रिएक्शंस, मेक ड्राइविंग अ कार। मींस अगर आप क्या करते हो, आप स्लीप के लिए कोई सिडेटिव लेते हो, उसी के साथ साथ अगर आप कोई एंटी एलर्जिक जैसे एंटीहिस्टामिनिक ड्रग लेते हो, तो ये जो एंटीहिस्टामिन है ये क्या करेगा, ये जो आपकी स्लीपिंग पिल्स हैं उनके मेटाबॉलिज्म को स्लो कर देता है, जिसकी वजह से होगा क्या, लंबे समय तक आपकी बॉडी में स्लीपिंग पिल्स का असर रहेगा। अब मॉर्निंग में आप उठते हो, उठ के आप कार ड्राइव करते हो, कोई मशीन चलाने जाते हो, ये आपके लिए डेंजरस हो सकता है, क्योंकि आपकी बॉडी में वो स्लीपिंग पिल्स के तत्व अभी भी पड़े हुए हैं। वो किसकी वजह से हुआ, वो इस वजह से हुआ कि साथ में आपने एंटी एलर्जिक भी ले लिया, एंटीहिस्टामिन ले लिया, इस वजह से ये समस्या आ रही है। ठीक है। इंटरेक्शन बिटवीन द ड्रग इंटरेक्शन में बी बेनिफिशियल और हार्मफुल। भाई ड्रग का ड्रग के साथ इंटरेक्शन कभी अच्छा और कभी बुरा भी हो सकता है। हार्मफुल ड्रग इंटरेक्शन आर इंपॉर्टेंट एज दे 10 से 20% एडवर्स ड्रग रिएक्शन। हार्मफुल ड्रग इंटरेक्शन जानना जरूरी इसलिए है कि भाई सबसे पहले तो किसी चीज को आप, भाई जैसे पैनल जब आया तो मैंने पैनल लगाने वाले से ये नहीं पूछा कि ये चलता कैसे है, मैंने ये पूछा ये बताओ इसमें खराबी क्या क्या आती है और कौन सी खराबी इसमें आएगी तो मैं उसको कैसे ठीक कर सकता हूं। भाई कोई दवा है आप फायदे के लिए ले रहे हो, फायदे तो हम जान ही लेंगे, लेकिन हमें
नुकसान क्या होगा ये जानना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो हाँ, कोई दो दवा से हार्म क्या होगा और किस लेवल का होगा ये बहुत जरूरी है जानना। ठीक है, हॉस्पिटल भाई 10 से 20% केस एडवर्स ड्रग रिएक्शन के आते हैं जिसकी वजह से हॉस्पिटलाइज भी हो सकते हैं पेशेंट, और अगर इस चीज को हम अवॉइड कर ले जाएं तो हॉस्पिटलाइजेशन नहीं होगा, बहुत सारा रुपया पैसा, बहुत सारा खर्चा बढ़ेगा। ठीक, तो कई बार ड्रग के एक्शन ठीक होते हैं और कई बार नुकसानदायक होते हैं। अब इसमें हम फार्माकोकाइनेटिक इंटरेक्शन की बात करें। फार्माकोकाइनेटिक इंटरेक्शन, ठीक, फार्माकोकाइनेटिक इंटरेक्शन मतलब एडीएमई। ठीक, दूसरा फार्माकोडायनेमिक इंटरेक्शन, किस तरीके से दवा असर करेगी। फिर डायरेक्ट केमिकल एंड फिजिकल इंटरेक्शन, कुछ ऐसे केस होते हैं कि डायरेक्ट केमिकल भी हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब होते हैं, वो कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट की तरह काम करते हैं। तो फार्माकोकाइनेटिक इंटरेक्शन में भाई हम बात करें अगर, तो फार्माकोकाइनेटिक इंटरेक्शन में 3 चीजें आती हैं, एडीएमई, है ना। तो सबसे पहले जीआईटी, ए मींस एब्जॉर्प्शन। तो पहले एब्जॉर्प्शन पे क्या असर पड़ेगा, एब्जॉर्प्शन कहाँ होता है, मेनली जीआईटी में। ठीक, तो जीआईटी में भाई क्या होता है, पीएच चेंज। भाई अगर हम स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन में जाते हैं तो आप देखते हो हर जगह पे पीएच चेंज हो रहा है। वो पीएच इसीलिए चेंज होता है क्योंकि वहां पे एब्जॉर्प्शन और डाइजेशन पे फर्क पड़ रहा है। जो एसिडिक चीजें होंगी वो एसिडिक एटमॉस्फेयर में, जो बेसिक होंगी वो बेसिक एटमॉस्फेयर में। तो पीएच की वजह से होता क्या है, नॉन आयोनाइज्ड ड्रग हैविंग मोर लिपिड सॉल्युबिलिटी। जो नॉन आयोनाइज या अनआयोनाइज्ड ड्रग होगी उसकी लिपिड सॉल्युबिलिटी ज्यादा होती है, हेंस रैपिडली एब्जॉर्ब देन द आयोनाइज्ड फॉर्म। तो जो अनआयोनाइज्ड ड्रग होती है वो जल्दी एब्जॉर्ब हो जाती है इन कंपैरिजन टू आयोनाइज्ड ड्रग। ठीक, इसीलिए कहा जाता है कि एस्प्रिन ड्रग, एसिडिक ड्रग जैसे एस्प्रिन हो गई, ये एब्जॉर्ब हो जाती है कहाँ पे, स्टमक में। क्यों हो जाती है, क्योंकि स्टमक में एसिड में जाके आयोनाइज नहीं होगा। एसिड का रिएक्शन जब बेस के साथ होता है तब उसका आयोनाइजेशन होता है। तो एस्प्रिन एक एसिडिक ड्रग है, स्टमक का जो पीएच होता है वो एसिड होता है, इसीलिए जो एस्प्रिन होती है वो स्टमक में अनआयोनाइज्ड फॉर्म में पड़ी है। अगर वो स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंच गई जहां उसको बेसिक पीएच मिला वहीं वो आयोनाइज हो जाएगी। जब आयोनाइज हो जाएगी तो उसके एब्जॉर्प्शन में कमी हो जाएगी। तो जितनी भी एसिडिक ड्रग हैं वो आपके स्टमक में एब्जॉर्ब हो जाती हैं, जितनी भी बेसिक ड्रग हैं वो सारी आपकी कहां पे, आगे स्मॉल इंटेस्टाइन लार्ज इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब हो जाती हैं, मोर इजिली एब्जॉर्ब। ठीक, क्योंकि और जो बेसिक ड्रग होती हैं मोर इजिली एब्जॉर्ब इन इंटेस्टाइन, मोर इजिली एब्जॉर्ब इन इंटेस्टाइन, क्योंकि इंटेस्टाइन का जो पीएच होता है वो कैसा रहता है, बेसिक रहता है। तो बेसिक ड्रग इंटेस्टाइन में अनआयोनाइज्ड फॉर्म में रहती हैं और हमने देखा कि अनआयोनाइज्ड ड्रग जल्दी से एब्जॉर्ब हो जाती हैं। ठीक, कॉम्प्लेक्सेशन एंड एब्जॉर्प्शन की बात करें तो सर्टेन सब्सटेंस बाइंड हो जाते हैं ड्रग के साथ, जिसकी वजह से जब बाइंड हो गए, कॉम्प्लेक्स बना लिए, तो एब्जॉर्प्शन नहीं होगा। जब एब्जॉर्प्शन नहीं होगा तो आगे असर नहीं दिखाएगा। गैस्ट्रिक मोटिलिटी चेंज की बात करें, कुछ ड्रग्स ऐसी होती हैं जो गैस्ट्रिक मोटिलिटी को इंक्रीज कर देती हैं। ठीक, देयर बाय द शॉर्टेंस द गैस्ट्रिक इम्पटिंग टाइम। जब इंक्रीज हो जाएगी गैस्ट्रिक इम्पटी तो पेट में ज्यादा चीजें बचेंगी नहीं जल्दी से, तो कॉन्टैक्ट टाइम दवा का पेट में कम रह जाएगा, एब्जॉर्प्शन अपने आप अफेक्ट कर जाएगा। जब पेट में रुकेगा नहीं तो एब्जॉर्प्शन कहाँ होगा, एब्जॉर्प्शन कम से कम होगा। ठीक है, जैसे मॉर्फिन, कोडीन, ये डिक्रीज कर देती है मोटिलिटी को। अब अगर मोटिलिटी, भाई ये आपकी इंटेस्टाइन है, ठीक, ये इंटेस्टाइन है, कोई दवा इसमें फट से अगर बाहर निकल गई तो एब्जॉर्ब नहीं होगी। जो ड्रग धीरे धीरे करके आएगी वो दवा ज्यादा से ज्यादा एक्सपोजर लेगी और ज्यादा से ज्यादा एब्जॉर्ब हो जाएगी। तो मॉर्फिन और कोडीन ये मोटिलिटी को घटा देते हैं, जब घटा देंगे तो एब्जॉर्प्शन ज्यादा होगा। ठीक, मेटोक्लोप्रामाइड, सिस्पेराइड, ये क्या करते हैं, ये इंक्रीज कर देते हैं मोटिलिटी को, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट की मोटिलिटी को इंक्रीज, बढ़ा देते हैं। तो बढ़ा देंगे तो एक्सपोजर टाइम कम आएगा जिसकी वजह से एब्जॉर्प्शन डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, अब इनहिबिशन ऑफ जीआईटी एंजाइम की बात करें, बहुत सारे ऐसे एंजाइम्स हैं जिनको ये ड्रग के जो इंटरेक्शन होते हैं, ड्रग से ड्रग का इंटरेक्शन, ये एंजाइम को क्या करते हैं, इनहिबिट। जैसे फोलिक एसिड की बात करें, अवेलेबल होता है डाइट में, पुअरली एब्जॉर्ब होता है पॉलीग्लूटामेट, जैसे कंजुगेट एंजाइम कहते हैं फोलिक एसिड पॉलीग्लूटामेट पुअरली एब्जॉर्ब होता है, पुअरली एब्जॉर्ब होगा
तो फोलिक एसिड मोटोग्लूटामेट जो होता है वो रेडिली एब्जॉर्ब होता है। यूजुअली होता क्या है, जब हम फोलिक एसिड इस फॉर्म में लेते हैं, फोलिक एसिड पॉलीग्लूटामेट के फॉर्म में लेते हैं, तो हमारी बॉडी में एंजाइम होता है, ठीक। वो एंजाइम क्या करता है, कॉन्जुगेट एंजाइम होता है, वो क्या करता है, ये जो पॉलीग्लूटामेट है उसको मोनोग्लूटामेट में कन्वर्ट कर देता है। जो पॉलीग्लूटामेट है उसको मोनोग्लूटामेट में कन्वर्ट कर देता है, और जो मोनोग्लूटामेट है वो इजिली और रैपिडली बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाता है। लेकिन जब दूसरी दवा हम जो है साथ में फेनिटोइन दे दिया हमने, या कोई ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव दे दिया हमने, फेनिटोइन या ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव, उस केस में ये जो कॉन्जुगेज एंजाइम है ये एंजाइम इनहिबिट हो जाता है, जिसकी वजह से फोलिक एसिड पॉलीग्लूटामेट जो है वो मोनोग्लूटामेट में कन्वर्ट नहीं हो पाता, जिसकी वजह से होगा क्या, इसका एब्जॉर्प्शन घट जाएगा। ठीक, अब भाई एब्जॉर्प्शन देख लिया हमने, डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें, ड्रग का डिस्ट्रीब्यूशन बॉडी में कैसे होगा। दो ड्रग affinity for same plasma protein binding the site and compete for this site, this may result displacement of, देखो भाई सीधी सी बात है भाई एक ड्रग ये है, एक ड्रग ये है, इसको यहां पे आके बाइंड करना है, दोनों दौड़ लगाएंगी, जिसमें ताकत होगी वो दूसरे को हटा के खुद बाइंड हो जाएगी, जिसमें ज्यादा ताकत, जिसकी लाठी उसकी भैंस, तो जो जाके बाइंड होगी रिसेप्टर से वो अपना असर दिखाएगी। टॉल ब्यूटामाइड एंटी डायबिटिक ड्रग है, डिस्प्लेस कर देती है सैलिसिलिक एसिड को और फिनाइल ब्यूटाजोन को। रिजल्ट क्या होता है, हाइपोग्लाइसीमिया। क्या होता है, हाइपोग्लाइसीमिया, क्योंकि इसका काम है ग्लूकोज लेवल को ब्लड में कम कर देना। ठीक वैसे ही वॉरफेरिन सैलिसिलेट और फिनाइल ब्यूटाजोन को रिप्लेस कर देती है, जिसकी वजह से हीमोरेज हो जाता है, क्योंकि ये क्या है, एंटी कोगुलेंट है, एंटी कोगुलेंट है, ये कोगुलेशन होने नहीं देगा, तो कोगुलेशन नहीं होगा तो ब्लड बहता रहेगा, और जिसको क्या बोलेंगे हम, हीमोरेज कंडीशन। दूसरी बात आती है अब डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, मेटाबॉलिज्म की बात करें। मेटाबॉलिज्म स्टिमुलेशन एंजाइम, ये एंजाइम इंड्यूसिंग है, ये मेटाबॉलिज्म को इनहेंस कर देते हैं। जैसे टॉल ब्यूटामाइड एंटी डायबिटिक है, अल्कोहल या फेनिटोइन अगर साथ में लेते हैं तो इसका मेटाबॉलिज्म क्या होता है, घट जाता है, और जब मेटाबॉलिज्म घट जाएगा है, मेटाबॉलिज्म क्या करेगा, मेटाबॉलिज्म बढ़ा देगा इसका, ये मेटाबोलाइज हो जाएगी दवा, तो क्या करेंगे, हाइपोग्लाइसीमिक एक्टिविटी जो ये दिखा पा रहा था वो दिखाई नहीं पाएगा। क्यों, क्योंकि मेटाबोलाइज हो जा रही दवा, मेटाबोलाइज हो जाएगी तो पहुंचेगी कहाँ ज्यादा, राइट। तो वैसे ही वॉरफेरिन का काम है, बार्बिचुरेट्स या ग्लूटेथिमाइड के साथ लिया तो इसका मेटाबॉलिज्म बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से एंटीकोगुलेंट एक्टिविटी इसकी बॉडी के अंदर घट जाएगी। ठीक है, फिर अभी हमने देखा इंडक्शन एंजाइम, है ना। अब ये क्या कर रहा है, इनहिबिट कर रहा है, इनहिबिट कर रहा है मींस इनहिबिट द माइक्रोसोमल एंजाइम प्रोडक्शन में रेज द ब्लड लेवल ऑफ अदर ड्रग कॉजिंग इंक्रीज द ड्रग इफेक्ट, मींस अब ड्रग का इफेक्ट बढ़ रहा है। मींस टॉल ब्यूटामाइड में क्या होगा, फिनाइल ब्यूटाजोन इसको इनहिबिट कर दे, जिसकी वजह से हाइपोग्लाइसीमिया हो जाएगा। भाई क्या कह रहा है, ड्रग इनहिबिट माइक्रोसोमल एंजाइम प्रोडक्शन, माइक्रोसोमल एंजाइम का प्रोडक्शन क्या होगा, घट रहा है, जिसकी वजह से ब्लड में ड्रग का लेवल ज्यादा देर तक रहेगा। ड्रग कॉजिंग इंक्रीज द ड्रग इफेक्ट, मतलब प्रोलॉन्ग द ड्रग इफेक्ट, इसकी वजह से माइक्रोसोमल एंजाइम का प्रोडक्शन घट जाएगा, जिसकी वजह से इसका लेवल बढ़ जाएगा। इसका लेवल बढ़ेगा तो दवा काम क्या करती है, ग्लूकोज लेवल का ब्लड में कम करेगी, और जब ज्यादा रहेगा तो क्या हो जाएगा, हाइपोग्लाइसीमिया। ठीक वही वॉरफेरिन एलोप्यूरेनॉल की वजह से माइक्रोसोमल एंजाइम का प्रोडक्शन कम हो जाएगा, ब्लड में ये ज्यादा हो जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा, हीमोरेज, कोगुलेशन ही नहीं हो पाएगा, राइट। फिर बात करते हैं एक्सक्रीशन की। एक्सक्रीशन में जो पीएच चेंज, आयोनाइजेशन, अनआयोनाइजेशन, वही असर करते हैं ड्रग के एक्सक्रीशन में। ठीक, फिर बात करते हैं, अब हम बात करेंगे फार्माकोडायनेमिक की, फार्माकोडायनेमिक इंटरेक्शन। फार्माकोकाइनेटिक देख लिया, ड्रग हैविंग अपोजिट फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट। भाई एक ड्रग है इधर का को ले जाएगी, एक ड्रग इधर ले जाएगी, जिसको हम बोलते हैं एंटागोनिस्टिक इफेक्ट।
दूसरी, ड्रग हैविंग सिमिलर फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट। सिमिलर फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट में असर को बढ़ा देती, जैसे अल्कोहल को हमने लिया सीएनएस डिप्रेसेंट के साथ, ये क्या करते हैं, सीएनएस सेंट्रल नर्वस सिस्टम के डिप्रेशन को क्या करते हैं, बढ़ा देते हैं। वहीं पे डिजिटैलिस को लिया प्रोप्रेनोलॉल के साथ, दोनों काम क्या कर रहे हैं, ब्रैडीकार्डिया, तो ज्यादा ही ब्रैडीकार्डिया हो जाएगा, हार्ट रेट कुछ ज्यादा ही घट जाएगा। ड्रग इंटरेक्शन रिसेप्टर साइट, अब यहाँ पे कंपटीटिवली जो बाइंड हो रहा है, जैसे एसिटाइल कोलिन अगर एट्रोपिन के साथ दे दिया गया तो ये एसिटाइल कोलिन का एंटागोनिस्टिक इफेक्ट है एट्रोपिन का, ये काम करना चाह रहा है और ये काम नहीं करने देगा। वहीं एसिटाइल कोलिन का प्रोप्रेनोलॉल के साथ ये एंटागोनिस्टिक इफेक्ट देते हैं, मीन्स एक काम करेगा एक काम नहीं करने देता है। ठीक है, तो ड्रग इंटरेक्शन क्या होता है, रिसेप्टर साइट के साथ। फिर बात करते हैं डायरेक्ट केमिकल अल्टरेशन की। डायरेक्ट केमिकल, इसमें क्या होता है, जैसे टेट्रासाइक्लिन है, हैवी मेटल्स के साथ कॉम्प्लेक्स बना लेते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, चिलेट, चिलेशन हो जाता है। हेपेरिन, हेपेरिनिक एसिड प्रोटामीन बेस के साथ इंटरेक्शन करके अपना असर दिखाना शुरू कर देती है। तो इस तरीके से जो दवाएं हैं, दवा का जो इंटरेक्शन है दवा के साथ, फूड के साथ, उम्र के साथ, एज के साथ, सेक्स के साथ, ये बदलता रहता है, डिपेंड करता है। तो इस तरीके से ये कंप्लीट हमारा मेडिकेशन एरर चैप्टर पूरी तरह से खत्म हो गया। किसी तरह की कोई समस्या हो तो कमेंट सेक्शन लिखो। ओके, बाय।